रद्द हो गया और उसी का नतीजा ये हुआ कि जो हनुमान बेनीवाल है उनको बीजेपी से समझौता हुआ उनका, जब प्रकाश जावड़ेकर जी यहाँ प्रभारी थे और वो सिटी पैलेस में रुके हुए थे, उस दौरान ये सारा चीज हुआ। और उसी के बीच में जो बीजेपी को ये लाभ हुआ कि 24 फूल एक टायर के ऊपर चढ़कर चले गए, क्योंकि उस दौरान एक बड़ी घटना हुई कि जो इनका चुनाव चिन्ह था वो सीज कर दिया गया था। बोतल का चुनाव चिन्ह जो आज है, उन्हें टायर का चुनाव चिन्ह से लड़ा। आरएलपी का चुनाव चिन्ह टायर था और उस समय कहा गया लोकसभा चुनाव में कि 24 फूलों को एक टायर चढ़ा के लेके गया है। और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को भी जोधपुर में जो गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है हनुमान बेनीवाल का। और राजसमंद से दिया कुमारी की जीत में भी अगर किसी का योगदान है तो वो है हनुमान बेनीवाल का, क्योंकि वहां मेड़ता में इंदिरा बावरी जो इनकी विधायक है वो है। इसके अलावा भी कुछ बेल्ट में जैतारण वगैरह में हनुमान बेनीवाल का दबदबा है। ओशिया में जो अभी सर बात कर रहे थे दिव्या मदेरणा जी का, जो पंचायती राज के चुनाव हुए तो ओशिया में आरएलपी ने वहां प्रत्याशी उतारे और दिव्या मदेरणा जी को मात खानी पड़ी। और उस समय दिव्या मदेरणा जी ने एक बयान दिया कि इस बोतल को कुएं में डाल दो, तो उन्होंने फिर हनुमान बेनीवाल जो बोलने में बहुत तेज है, उन्होंने सीधा कहा कि कोई भंवरी थोड़ी जिसको बोतल को कुएं में डाल दोगे। तो हनुमान बेनीवाल अपनी किस्म की राजनीति करते रहे। और जब वो पहली बार विधायक थे तो अशोक गहलोत जी उनकी कैपेबिलिटी को समझते थे। अशोक गहलोत जी ने उनके बहुत आउट ऑफ वे जाके काम किया, उनके डेवलपमेंट को, उनके यूथ को, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। प्रदीप बोरड साहब उनके साथ हुआ करते थे और प्रदीप बोरड साहब उनके खूब काम किया करते थे। तो ये तो तमाम चीजें हैं कि हनुमान बेनीवाल किसी जमाने में वसुंधरा राजे के भी नजदीक रहे थे। पहली बार उन्होंने मांग की थी वसुंधरा जी के लिए कि, लेकिन वसुंधरा जी और उनके विचारों में कभी मिलान नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा सामंती सोच के विरोध में रहे। और वो पहले शख्स हैं जिन्होंने जब विधानसभा में जब बन के गए एमएलए तो तेजा जी की जय बुलाई, और जब लोकसभा में पहुंचे तो पहली बार तेजा जी का जयकारा दिल्ली की महापंचायत में गूंजा। ये उनकी जो अदा है, इस अदा के ही यूथ दीवाने हैं। इसके अलावा कोई भी मुद्दा हो जो यूथ से जुड़ा हुआ हो, इनके पास कोई भी चला जाए, किसी कास्ट का चला जाए, कोई व्यक्ति चला जाए, वो सीधा फोन करते हैं और जो उसकी मदद हो सकती है वो करते हैं। उनके पास आर्थिक संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विपरीत परिस्थिति में ये बंदा राजनीति कर रहा है। मैं उसको नजदीकी से जानता हूं। तमाम विपरीत हालात हैं आर्थिक रूप से, लेकिन वो अपने हक हकूक और जनता की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा है और यही जनता उसकी अदा को दीवानी है। यानी मैंने उनको नजदीकी से ये देखा है कि जो आदमी उनको मकान तक नहीं ले पाया, अभी उन्होंने लोकसभा के 3 साल से चुनाव चुन लिए गए, लेकिन उन्होंने अभी मकान लिया है नॉर्थ एवेन्यू में 33 नंबर का। तो ये जो चीजें हैं कि वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। उन्होंने अपनी शादी भी सबसे लेट की। आपको मैं बताऊं, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संकल्प किया था कि मैं एमएलए बनूंगा तब शादी करूंगा। उनके छोटे भाई जो नारायण है बेनीवाल, जो एमएलए हैं अभी उनकी जगह क्यूसर से, उनकी शादी पहले हो गई और उन्होंने शादी बहुत लेट की, एमएलए बनने के बाद ही शादी की। तो ऐसे वो खुद शुरू से ही ऐसे हैं, जो उन्होंने एक बार तय कर लिया, वो उसमें कोई शक समझौता नहीं करते हैं। वो अपनी किस्म की राजनीति करते हैं। वो ठरके वाली राजनीति में बिलीव करते हैं। वो किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज वाली पॉलिटिक्स में कभी बिलीव नहीं करते हैं। और खुद सीपी जोशी साहब उनकी इस अदा की तारीफ कर चुके हैं कि ये जो कुछ करता है खुल के करता है, ये षड्यंत्रकारी राजनीति में कतई बिलीव नहीं करता है। और यही कारण है कि आज बीकानेर में कल वसुंधरा जी की मीटिंग हुई जूनागढ़ में, उससे पहले एक दिन पहले रात को ये पहुंचते हैं। उनकी भीड़ और उनकी भीड़ कंपैरिजन कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि मास लीडर कौन होता है, जनता की आवाज उठाने वाला कौन होता है। और ये बिल्कुल सही है। अगर उस जमाने में घनश्याम तिवारी और किरोड़ीलाल मीणा उनका साथ दे देते, किरोड़ीलाल मीणा जी ने शुरू में साथ दिया, उसके बाद में घनश्याम तिवारी जी ने जब उनकी मानसरोवर में मीटिंग हुई आरएलपी की, जिसमें जयंत सिंह भी आए थे, जयंत चौधरी भी आए थे, और तमाम लोग, इतनी भीड़ जयपुर में कभी हुई नहीं जितनी भीड़ उन्होंने की। इसके अलावा उनकी पहली नागौर में हुंकार रैली हुई, फिर बाड़मेर में जो हुंकार रैली हुई इसमें अपार जनसमूह उमड़ा। और यही कारण रहा कि कैलाश चौधरी जो आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, राज्य मंत्री हैं, उनकी जीत का मुख्य श्रेय जाता है तो इनको जाता है। इसके अलावा राजस्थान की कांग्रेस में कई एमएलए हैं जो जाट कम्युनिटी से आते हैं,
वो जीत में उनका हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बहुत ताजा तरीन चुनाव से पहले पार्टी बनाई और उनका एक दिल बड़ा था, उनका कहा अपनी वजह से कोई हारना नहीं चाहिए। कई कांग्रेस एमएलए, कई बड़े मंत्री जो बने हुए हैं, उसकी जीत में हनुमान बेनीवाल का आशीर्वाद छुपा हुआ है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहली बार पार्टी बनाई थी और वो दिल से चलने वाले हैं। मैं आज भी लिख के दे रहा हूं कि वो दिल से चलने वाला बंदा है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये जीत जाता है तो कोई बात नहीं। अगर वो पहले बार दिमाग से काम लेते तो उनकी सीटें 3 नहीं आती, उनकी सीटें 20 आती। लेकिन उन्होंने कई जगह ठीक है ये जीत जाएगा, अपनी कम्युनिटी का, नागौर में सारी सीटें जीती एक कम्युनिटी की, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। और दिव्या मदेरणा जी की जीत में भी उनका कहीं न कहीं योगदान है। ऐसा कई जगह उन्होंने किया, क्योंकि वो पहली बार पार्टी बनाई थी, सब कुछ घोपचोप था, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे में जो एक अंदर जो एनर्जी है कि किसी भी व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, वो आज भी वही दाल रोटी खाते हैं जो पहले खाते थे। यानी आज भी उनकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया है, बिल्कुल वही दिन भर रात भर आपको काम करना, दिन भर उठकर काम करना, जो उनकी जो वर्किंग स्टाइल है। इसके अलावा सबकी सुनना, ये एक उनकी सबसे बड़ी अदा है कि वो कोई आ जाए, वो उसका नाम नहीं जानते, गांव नहीं जानते, पूछते हैं क्या काम है तेरा, ये काम है, किससे काम है, ला नंबर ला, वो नंबर ये है, तो उसका तुरंत नंबर मिला के तुरंत ऐसे बोलते हैं उसको, अधिकारी को, जिसकी कोई हद नहीं। और वो पहले ऐसे विधायक रहे जिनके खिलाफ जब उन्होंने वसुंधरा जी का विरोध किया तो 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, 27 से ज्यादा, और उन्होंने सरकार से समझौता नहीं किया। अगर वसुंधरा राजे जी को सदन में कोई घेरने वाला व्यक्ति था तो वो था हनुमान बेनीवाल, जिसने पूरी बिना सरकार की परवाह किए हुए लड़ाई लड़ी। 27 मुकदमे, उनके घर को घेर लिया पुलिस ने, लेकिन उस आदमी ने समझौता नहीं किया। आपको याद होगा कि नागौर में एक बार मेला था तेजा जी का, तो वसुंधरा जी के पुत्र वहां चले गए थे, तो वहां प्रदर्शन हो गया था और उनको खाट के नीचे घुसना पड़ा, कई चीजें, लेकिन वो बंदा झुका नहीं। ये जो उसकी लड़ाई करने की जो आदत है ना, जो लड़ाका है, उन्होंने पहले अपनी चुनावी सभा में कहा था कि हजारों साल में कोई ऐसा लड़ाका पैदा होता है कौम में, अगर आप इस बार आपने साथ नहीं दिया तो ये लड़ाका दोबारा पैदा नहीं होगा। तो वो वाकई लड़ाका है, किसी कीमत पर समझौता नहीं करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि अशोक गहलोत जी का पहला कार्यकाल था और ये एमएलए बन के आए थे, शादी भी नई हुई थी, एक विधवा माँ आ गई, फ्यूचर की थी, और वो खाना खाने लगे थे, मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, मुझे पूरी तरह याद है। तो मेरे से कहा तू खाना खाएगा, मैं तो खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। क्या तू पंडित है, तू खाना खाएगा? उन्होंने खाना छोड़ा और उस लेडी से उन्होंने वादा किया था कि भाई तेरे बेटे की अनुकंपा नियुक्ति कराऊंगा रोडवेज में, और रोडवेज के चेयरमैन उसमें मंजीत सिंह जी थे। तो मैंने कहा आप रुक जाओ, खाना खा जाओ। नहीं मैं तो जाऊंगा। वो बंदा उस विधवा माँ से कहा, माँ मैं आपसे वादा किया था चुनाव में, मैं रोटी जब ही खाऊंगा जब इसकी नियुक्ति पत्र निकल जाएगी। वो वहां से सीधे रोडवेज ऑफिस गए, मंजीत सिंह जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा प्रदीप बोरड से बात करो। प्रदीप बोरड जी से बात कराई, उसके बाद वहां प्रदीप बोरड जी ने कहा कि एक बार आप साहब से मिलो। तो शाम तक वो आए नहीं, 6 बजे तक खाना नहीं खाया, गहलोत साहब से मिले, प्रदीप बोरड जी ने वापस मंजीत जी को कहा, और शाम को 7:30 बजे उसका अपॉइंटमेंट लेटर, अनुकंपा नियुक्ति का पत्र निकला के उसको दिया, उसके बाद खाना खाया। तो ऐसा जुनूनी नेता शायद ही पैदा होता है कि जो आदमी बिना एक जो ग्रास रूट की महिला है उससे वादा किया था चुनाव में, मैं तुम्हारे बेटे का नौकरी लगाऊं। तो उनकी एक ये बड़ी अदा है, और यही अदा है कि वो दीवानगी है उनकी। और यूथ के लिए, उनके राइट्स के लिए, अग्निवीर के लिए कौन लड़ाई लड़ी? यानी आप देखिए, एनडीए के खिलाफ, एनडीए में शामिल होने के बावजूद एनडीए के समर्थन लड़ने, उन्होंने जो भी किसान और जवान के लिए अगर कोई मैदान में आया तो वो है हनुमान। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। राजस्थान में ऐसा कोई मुद्दा जो यूथ से जुड़ा हुआ हो उसमें हनुमान मैदान में नहीं कूदा हूं, मुझे तो याद नहीं है। आज से नहीं, वो यूनिवर्सिटी टाइम भी ऐसे ही थे, वो तमाम चीजें थी। उन्होंने जब एक घूमर, इंटरनेशनल घूमर करवाया, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कल्चरल यूथ का फेस्टिवल होता था, तो पहली बार उन्होंने इंटरनेशनल टीमें बुलवाई। यानी वो कुछ नया करने में, इनोवेशन करने में उनका ब्रेन बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन उनमें कहीं न कहीं एक, मैं कहूंगा, पॉलिटिकल वैराग्य है कि वो पैसे की तरफ नहीं खींचे, और यही कारण है कि लोग उनसे लाड करते हैं। आज उनके पास, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, लेकिन जिस कदर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कदर वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के दम पर लड़ रहे हैं, ये जितनी भी भीड़ रैली आती है, ये लोगों को लगता होगा कहीं से पैसा आता है, ये लोग उनके दीवाने हैं। यूथ खुद ईसब गोल के, मैंने खुद ने देखा हुआ है कि ईसब गोल का कट्टा बाजार में बेच के और गाड़ी लेके उनके साथ निकल पड़ते हैं। तो ये जो दीवानगी है, ये कमाना, और आज तक कितने साल, आजादी के 70 साल हो गए, आज तक कोई
पार्टी नहीं बना पाया। राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया, कोई जाट लीडर, कोई दूसरे ही नेताओं के साथ चिपक चिपक के राजनीति की होगी। ये पहला मर्द का बंदा मानता हूं जिसने ताल ठोक कर बीजेपी और कांग्रेस को जमीन दिखाकर, जो मुख्यमंत्री रहे उन पर हमले बोल बोलकर, और विधानसभा में तमाम चीजें, राजकुमार शर्मा और उनके केस चल रहा था यूनिवर्सिटी टाइम का, तब उनको विधानसभा में आपस में लड़ लियो। यानी वो सच के लिए अपनी दोस्ती को भी छोड़ देते थे और आज भी छोड़ देते हैं। वो सच की लड़ाई लड़ने वाला नेता है, वो तेजा जी के भक्त हैं। आप देखिए इतनी रैलियां हो गई, उनके कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। उनकी गाड़ी में हमेशा तेजा जी के गायन चलता रहता है। वो उनकी एक शुरू से है, जब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे तब से उनके ऊपर ये तेजा जी की कोई मैं मेहर मानता हूं कि उनकी गाड़ी हमेशा तेजा जी के भक्त। उनके ऊपर झोटवाड़ा में हमला हो गया, तमाम चीजें हुई, जब मैं आनंदपाल वाला मामला चल रहा था, लेकिन वो सुरक्षित निकल गए। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे ऊपर तेजा जी की कृपा है, क्योंकि तेजा जी का गायन चल रहे थे। तो वो सच मायने में जो करनाल के तेजा हैं उनके परम भक्त हैं और उनके आशीर्वाद से ही वो चला रहे हैं। यानी आप देखिए उनकी वाइफ और बच्चों से मिले हुए 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, जाते नहीं है, रात को भी लगे रहते हैं। तो अकेला आदमी जैसे तैसे करके इस जंग में लड़ रहा है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता समझौता कर चुके पार्टी से वापिस आए, घनश्याम तिवारी ने पार्टी बनाई फिर बीजेपी में आए। एक हनुमान बेनीवाल राजस्थान में ऐसा चेहरा है जो अपने जिद, जोश, जुनून और जज्बे के कारण टिका हुआ है और भाजपा जैसी पार्टी को उन्होंने उनको बता दिया है कि मैं अलग हूं। अमित शाह को खुद को भी पता है। ये पहला आदमी था राज्यसभा चुनाव में, जब ये सरकार गिरने की स्थिति में थी तो भी उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। और जब शुरू में सरकार बनने की बात आई तो उन्होंने यूथ का समझौता करते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात कही कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आरएलपी के तीनों विधायक उनका समर्थन करेंगे। लेकिन जब वो नहीं बने और बीच में दौर आया तो वो अशोक गहलोत के साथ भी जाके उनकी